तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे कि अगर हम लोग अर्थ से कुछ हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना कम होगा या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, ये देख चुके थे। अगर हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना घटेगा, कैसे होगा, वो समझ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। चलिए, तो टॉपिक लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो मान लो ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। अर्थ का मास को जनरली हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं और रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं। और ये अर्थ के चारों ओर का वो रीजन है जहां तक अर्थ अपने से छोटा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इस रीजन को, जहां तक अर्थ कोई छोटा ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच सकता है, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। और इससे बाहर का जो रीजन होगा वो इनफिनाइट पॉइंट कहलाएगा। इनफिनाइट पॉइंट कहलाएगा। अगर हम इस फील्ड के अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अर्थ उसको अपने तरफ खींचेगा। इससे बाहर अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अर्थ उसको अपने तरफ नहीं खींचेगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो द रीजन around the earth in which gravitational force acting on another smaller object called ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, वो रीजन अर्थ के चारों ओर जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? इनफिनाइट पॉइंट कहलाएगा। नोट कर लीजिए और ये फिगर छोटा सा बना लीजिए आप लोग कॉपी में, ताकि, और ये मेंशन कर लीजिए कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये इससे बाहर इनफिनाइट पॉइंट है। चलिए, लिख लिए यहां तक? समझ पा रहे हैं? ओके। चलिए, अब ये बताइए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम लोग, तो मान लो कि ये है अर्थ और ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है अर्थ और ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम लोग कहीं पे 1 kg का, ध्यान से सुनिएगा, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स या इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट को ये अर्थ खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से। कितना फोर्स से? तो यहां का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इसको E से दिखाएंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन पर kg। 10 न्यूटन पर kg। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग अर्थ के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के नजदीक रख रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जब अर्थ के सरफेस पे रखेंगे ना, 1 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे अगर हम रखेंगे यहाँ पे 1 kg के ऑब्जेक्ट को, तब कितना फोर्स लगेगा? तो पता है ना, F इक्वल टू mg होता है।
और m का वैल्यू 1 और g का वैल्यू 9.8, तो 9.8 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? और जब इससे दूर जाते हैं तो हम लोग को यह भी पता है कि g का वैल्यू घटते जाता है, यानी फोर्स घटते जाएगा, तो इससे दूर में तो 10 न्यूटन नहीं लग सकता। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 5 न्यूटन है। क्या है ये? 5 न्यूटन है। इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन। मान लो ये 5 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन पर केजी। क्लियर है यहाँ तक? अगर 1 केजी के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आए और इसके कारण यहाँ जो फोर्स लगे वो अगर मान लो 8 न्यूटन हो गया, तो यहाँ का इंटेंसिटी E इक्वल टू 8 न्यूटन पर केजी कहलाएगा। तो जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आएंगे हम, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा क्योंकि फोर्स बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या? तो इट इज, लिखिएगा, डिफाइंड, इसको ऐसे लिखिए, द ग्रेविटेशनल field intensity at a point in the field is the force acting on unit mass, और यूनिट मास का मतलब क्या होता है? 1 kg। तो the gravitational field intensity at a point in the field is the acting is the force acting on unit mass तो लिख लिए यहां तक। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए यहां पे जब आप 1 केजी का ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो फोर्स लगता है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर सपोज करो हम यहां पे 5 केजी के ऑब्जेक्ट को रखें, ध्यान से सुनिएगा, और जो फोर्स लग रहा है वो मान लो 35 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 35 न्यूटन। तो यहां का इंटेंसिटी कितना होगा बताइए, जल्दी से बताइए, इंटेंसिटी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, और यहाँ पे 5 केजी के ऑब्जेक्ट पे 35 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो 1 केजी पे कितना लग रहा होगा? 35/5, और ये हो जाएगा 7 न्यूटन पर केजी। तो जनरली अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना होगा या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास। अभी हमने क्या किया था? जो फोर्स लग रहा था 35, उसको जो मास था 5 केजी उससे डिवाइड किया था ना, तो बस उसी को हम लोग फॉर्मूला बना दिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय मास या E इक्वल टू F/m, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को E से दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका SI यूनिट की बात करें, बताइए SI यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और मास का यूनिट होता है केजी, लेकिन डिवाइड में है तो पर केजी, तो न्यूटन पर केजी इसका SI यूनिट हो जाएगा। इसका अगर डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन का क्या होता है? mL का पावर -2, और केजी जो क्या है? मास है, तो इसका पावर -1। क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ पे m का पावर 1 और m का पावर -1, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
m का पावर 0, l t का पावर -2। समझ पा रहे हैं? और अगर आप देखेंगे तो ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला l t का पावर -2 ही होता है। तो यानी कुछ ना कुछ तो बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सेलरेशन से किसी ना किसी तरीके से रिलेट है, तभी तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब रिलेट कैसे है वो समझिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें हम ये बताएं कि 1 केजी के मास पे लगने वाला फोर्स, 1 केजी के मास पे, तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F = mg, इससे निकाल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से। ओके, अगर मास का वैल्यू 1 है, m क्या है 1 kg है, अगर 1 kg है तो F = क्या हो जाएगा 1 × g, और 1 kg मास पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको हम F से नहीं दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? E से। तो E = g, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा हर जगह। आ रहा समझ में? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा स्मॉल g का, जिसे हम हाइट पे ऊपर जाते जाएंगे g का वैल्यू घटते जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी घटते जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होगा। आ रहा समझ में? इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला में ये एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये मदद मिलता है हम लोगों को समझने में डायमेंशनल फॉर्मूला से, और इसीलिए जब फिजिक्स स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। इससे हम बहुत सारे क्वांटिटी को रिलेट करके समझने में मदद करता है। लिख लिए यहां तक? चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? तो टॉपिक लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ध्यान समझिएगा। अगर ये अर्थ है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर 1 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बताओ अर्थ इसको कोई फोर्स लगा करके खींचेगा? नहीं खींचेगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आए तब अर्थ अपने तरफ खींचेगा। तो जब अर्थ अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा तो इसको हम इसके ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे और इसको धीरे धीरे अंदर भेजेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो आउटवर्ड लगेगा। समझ पा रहे हैं? और ये धीरे धीरे किधर आ रहा है? इनवर्ट, अंदर की तरफ इधर आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के नजदीक आ रहा है अर्थ के। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत क्या? तो 1 kg के ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पोजीशन से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लो इसको लाने में यहां से यहां तक 1 kg के ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट से इस जगह तक लाने में -10 जूल वर्क डन हुआ, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो -10 जूल पर kg कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? -10 जूल पर kg कहलाएगा। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को जो 1 kg का है उसको अगर हम अर्थ के नजदीक यहां ले आए तो हमको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ चुका है। अब मान लो कि -30 जूल वर्क डन हो गया तो यहां का पोटेंशियल भी जो होगा वो -30 जूल पर kg हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि 1 kg को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है इसलिए पर kg लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? नेगेटिव क्यों होगा ये समझ में आया? समझ पा रहे हैं? नेगेटिव क्यों होगा? नजदीक लाते जाएंगे वर्क डन बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसका यूनिट क्या होगा ये समझ गए। डेफिनेशन क्या लिखिएगा बताइए? डेफिनेशन अगर लिखना है या फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ जाओगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय मास हो जाएगा।
क्योंकि इसको लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, मान लो हम 1 केजी मास को लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको पोटेंशियल बोल रहे हैं। अगर मान लो हम 5 केजी मास लेकर के आते तो -50 जूल वर्क डन होता, और हमको 1 केजी का वर्क डन को बताना है पोटेंशियल, तो कैसे निकालते हैं? 1 केजी के लिए डिवाइड करते हैं ना मास से, तो और पोटेंशियल को दिखाते हैं V से, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W/m, V इक्वल टू W/m। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा, जूल का होता है ml t का पावर ml स्क्वायर t का पावर -2, और मास का जो है क्योंकि पर केजी लगेगा, पर केजी, तो m का पावर -1, समझ पा रहे हैं? m का पावर 1 है और यहाँ -1 है, तो क्या बच जाएगा? m का पावर 0 l स्क्वायर t का पावर -2। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। किसके वर्क डन के बराबर? 1 केजी मास को इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the amount of work done in bringing a unit mass का मतलब 1 kg from infinity to that point, और इन्फिनाइट से यानी इन्फिनिटी से यूनिट मास यानी 1 केजी के मास को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? नोट कीजिए। तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? U से, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है? ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है? अगर इन्फिनाइट से आप 1 केजी के ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं और जो वर्क डन करना पड़ता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, और 1 केजी के अलावा अगर आप कोई दूसरा m मास को लेकर के आओ, m केजी के मास को इस पॉइंट पर, समझ पा रहे हैं? तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। मतलब ये रेट और कॉस्ट के जैसा है, जैसे 1 केजी सब्जी के दाम को आप रेट बोलेंगे उस सब्जी का, और उससे कम या ज्यादा जितना लीजिए, जो भी लीजिए, उसका जो आप पे करते हैं वो कॉस्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लो कि ये 1 केजी को लाने में, यहां पे अगर लाने में कितना वर्क डन किया, मान लो 10 जूल वर्क डन किया, -10 जूल, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा जिसको V से दिखाएंगे वो जाएगा -10 जूल पर केजी। और अगर m मास को यहाँ तक लाने में मान लो कि -100 जूल वर्क डन हुआ है, तो यहाँ का जो एनर्जी होगा U इक्वल टू वो हो जाएगा -100 जूल। बस यहाँ पे पर केजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पर केजी लगा रहेगा, क्योंकि वो बता रहा है, खुद बता रहा है कि 1 केजी के लाने में इतना वर्क डन हुआ है। यहाँ पे 100 जूल वर्क डन हुआ, कितना केजी है वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है जिसको लाने में वर्क डन इतना हुआ ये पता चल रहा है। कोई दिक्कत क्या? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा?
जूल। ठीक है, इसका डायमेंशन की अगर बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा ml² T⁻⁻²। जो वर्क डन और एनर्जी का होता है वही होगा। अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अच्छा बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, अगर मान लो यहां 1 kg ऑब्जेक्ट को लाने में 10 जूल वर्क डन लगा है, अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट लाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क डन पता चल जाता है ना। और 5 kg लेकर के आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता, पोटेंशियल नहीं कहलाता। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कि U इक्वल टू वो हो जाएगा V इंटू एम, V इंटू एम, यानी पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे इसका पोटेंशियल कितना है, 10 जूल पर केजी है ना, अब 5 kg लेकर के आएंगे तो 50 जूल लगेगा वर्क डन। समझ पा रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, यानी U इक्वल टू V इंटू एम लिख सकते हैं। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा इसका? It is defined as the amount of work done in bringing an object from infinite point to a point in the gravitational field। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यहां पे सिर्फ डिफरेंस अगर आप देखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डेफिनेशन में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में, तो सिर्फ मास में डिफरेंस है। वहां पे यूनिट मास लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। वहां पे मास 1 kg है, यहाँ पे मास कुछ भी हो सकता है। बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे हैं? ओके। चलिए लिख लिए यहां तक। ओके, अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अब वो डिराइव करेंगे। समझ पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या ये तो समझ गए, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला क्या होगा अब उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमको एक चीज बताइए, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पे मान लेते हैं ये अर्थ है। क्या ये अर्थ है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ओके। हमको एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, m kg है, इन्फिनाइट से उसको यहां लाना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट जहां हमको लाना है उस ऑब्जेक्ट को, अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस r है। समझ पा रहे हैं कितना डिस्टेंस है? r है। क्लियर है यहां तक? और इसको लाने में जो वर्क डन होगा किसके थ्रू? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अर्थ तो इसको इधर ना खींच रहा होगा और हम इधर ऑपोजिट फोर्स लगा करके रखे होंगे और उसके कारण जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना, उससे निकलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहां आपको एक बेसिक चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वो ये है कि आप वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े हैं?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्या हो? मतलब फिक्स हो, मतलब फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होता हो। लेकिन आप हमको बताओ कि जब हम यहां से मास को लेकर के आएंगे, जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आएंगे, क्या जो फोर्स लगा रहा होगा अर्थ वो फिक्स रहेगा कि चेंज करेगा? चेंज करेगा। तो यहां पे आप वर्क डन W इक्वल टू एफ एस से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। W इक्वल टू एफ एस तब है जब मान लो कि हर जगह 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 5 मीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल किए, हर जगह 5 मीटर का ये लंबा डिस्टेंस है, यहां भी 10 न्यूटन था, यहां भी 10 न्यूटन, हर जगह आप पे 10 ही न्यूटन फोर्स लगा, कहीं पे वो कम और ज्यादा नहीं हुआ, तो तब आपका वर्क डन 50 जूल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे फोर्स कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, तब आपको वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का मदद लेना होगा। किसका? इंटीग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहां पे समझते हैं कि कैपिटल एम क्या है, बताइए। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास है एम, कैपिटल एम, ठीक है। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल आर क्या है बताइए? डिस्टेंस एट विच वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल। आर वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां का हमको पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत क्या? अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का अभी जो डिस्टेंस है वो x है अर्थ के सेंटर से, मान लेते हैं, ठीक है। कितना है? x। और मान लेते हैं कि ये फोर्स इस पे लगा रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, ठीक है। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ठीक है। तो देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इस पे फोर्स लगेगा वो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? तो इसके अगेंस्ट में जो हम फोर्स लगा रहे होंगे, F एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? इसी के बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। कोई दिक्कत क्या? अब हम इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, जो यहां पे मास m ऑब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस इतना दूर मूव कर रहे हैं और ये डिस्टेंस है dx। क्या है? dx है। समझ पा रहे हैं? कितना है? dx है। तो नाउ वर्क डन in moving the object through dx वर्क डन में यहां पे नाउ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जो अर्थ अपने तरफ खींच रहा है उसके अगेंस्ट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको dx मूव कराने में, उसका हम बात कर रहे हैं। तो ये जो छोटा सा वर्क डन होगा dw इक्वल टू वो माइनस F एक्सटर्नल
माइनस, क्यों माइनस ले रहे हैं? या फिर अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको सिर्फ एफ एक्सटर्नल लिखते हैं इंटू dx हो जाएगा। फोर्स क्या लग रहा होगा? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx हुआ, तो वर्क डन क्या होगा? f इंटू dx। आ रहा समझ में? तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम infinity टू अ पॉइंट, मान लेते इस पॉइंट का P एट जो डिस्टेंस r पे है। कोई दिक्कत क्या? तो इसके लिए जो टोटल वर्क डन होगा W इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वो इंटीग्रेट करना होगा इंफिनिटी से r तक, इंफिनिटी से r तक, किसको? F एक्सटर्नल इंटू dx को। समझ पा रहे हैं? F एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है इंटू dx को। लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस r है वो यहां से इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन इंफिनिटी से ला रहे हैं तो इधर से r डिस्टेंस पे ला रहे हैं ना। समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, इसके लिए यहां पे माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए वेक्टर का यूज होगा, हम डिस्टेंस अगर यहां से इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आर, समझ पा रहे हैं, लेकिन इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं, डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। तो अब वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताओ। इंफिनिटी से माइनस आर तक इंटीग्रेट करना है, और एफ ई एक्स टी जो होगा, बताओ, जो अर्थ अपने तरफ खींच रहा है उसको अपोजिट फोर्स है वो ना, तो अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा होगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा? माइनस, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से माइनस आर तक, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन होगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स का। क्लियर है यहां तक? तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो रूल लगेगा वो क्या होगा, ये समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का जो रूल है वो ये है, यहां पे बता रहे हैं कि अगर आप x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं dx के, तो आपको करना क्या है कि इसके पावर को एक बढ़ाना है और उसी पावर, जो बढ़ा हुआ पावर है, उससे डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से माइनस आर तक, और ये r का पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, सॉरी, x का पावर -2 हो जाएगा, x का पावर माइनस। अब इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इंटीग्रेशन में क्या बताएं? पावर एक बढ़ाओ और उसी से फिर डिवाइड करो। तो जब पावर एक बढ़ाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1, और बाय में क्या आ जाएगा? जो बचा है वही आएगा, जो पावर बच रहा है वही आएगा, और इंफिनिटी से लेकर के माइनस आर तक इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। मतलब इंफिनिटी से लेकर के माइनस आर तक इंटीग्रेशन तो हो गया। अब अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब बताओ, ये -1 को अगर बाहर निकाल लेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय -1। समझ पा रहे हैं? और x टू द पावर -1 को हम लोग लिखेंगे 1 बाय एक्स, और जिसका लोअर लिमिट है इंफिनिटी, अपर लिमिट है r। तो w इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम
पहले अपर लिमिट पुट होगा, सॉरी यहां माइनस आर था, तो 1 बाय माइनस आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। और पता है 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो W इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहां पे बच जाएगा सिर्फ 1 बाय माइनस आर। तो ये वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर। समझ पा रहे हैं? तो ये तो m मास को लेकर के यहां तक पहुंचने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन के बारे में पता चला, लेकिन पोटेंशियल तो 1 kg मास को लाने में जो वर्क डन होता है उसको ना बोलते हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट P यानी V इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय मास, वर्क डन बाय, तो V इक्वल टू वर्क डन कितना हुआ? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर, और मास कितना था जिसको हम लेकर के गए? स्मॉल m, तो ये स्मॉल m कट जाएगा, तो V इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाय आर। और ये हो जाएगा फॉर्मूला अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अर्थ के चारों ओर किसी भी पॉइंट पे। और क्या हो जाएगा फॉर्मूला? माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाय आर, जहां पे कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और R जो है वो कितना दूरी पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं अर्थ के सेंटर से, वो डिस्टेंस बता रहा है। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो हमने आज यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला समझा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, ये बता रहा है 1 kg मास को लाने में जो वर्क डन होगा, और ये बता रहा है m मास को लाने में जो वर्क डन होगा। तो m मास को लाने में जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये आपका हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हैं? और यूनिट वगैरह तो पहले ही बता दिए हैं, इसका यूनिट सिर्फ जूल होगा और इसका जूल पर केजी होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए इसको नोट कीजिए, आज यहीं तक रहेगा, ठीक है।